दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन को समझा, यूनिवर्स के साथ एक ह्यूमन बीइंग की कनेक्टिविटी को समझा और उसमें हमने सोरिक डिफेंस को समझा, जो हमारी फर्स्ट नेगेटिव डिफेंस है। उसके आगे दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि उस बच्ची के नेचर में चेंज अगर नहीं आया तो वो लव के लिए जो इनसिक्योरिटी है वो उसके अंदर अभी रह गई। अब ये इनसिक्योरिटी अगर आगे बढ़ती है, इसको डिफेंस इसी इनसिक्योरिटी को लेकर के अगर वो बच्ची आगे बढ़ती है तो फिर वो अगर लाइफ में कोई इंसिडेंस अगर होता है तो फिर वो इस इनसिक्योरिटी से डिफेंड करेगी और वो इनसिक्योरिटी उसके फियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, अब ये अगली डिफेंस हो गई फियर की। दोस्तों, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है, यानी बच्चा पैदा होता है, तो उसकी लाइफ के 5 साल तक की जो एज है उसमें सोरिक डिफेंस रहती हैं। वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती, यूनिवर्स के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो फिर वो फर्स्ट डिफेंस में रहता है, जिसमें उसको बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से वो सफ़र करता है। जुखाम, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें उसको 5 साल की उम्र तक रहती हैं। अब अगर वो इनसिक्योरिटी को लेकर के आगे बढ़ता है और बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसकी लाइफ के कुछ पैरामीटर्स हैं जो लाइफ के, जिसको हम इंजन कह सकते हैं, वो इंजन है उसकी विल पावर, उसकी इंटेलेक्ट, उसकी मेमोरी, उसकी काम करने की स्पीड और उसके मॉरल्स। तो इंटेलेक्ट और मॉरल को हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 5 में हमको जानने के लिए कहा है कि कोई भी अगर क्रोनिक डिजीज़ है तो उसमें बाकी लाइफ व्यूज़, उसके सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस के साथ साथ इंटेलेक्ट और मॉरल्स को भी हमको देखना होता है। पिछले वीडियो में दोस्तों, जिसमें हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस को डिस्कस किया था, तो हमने उसमें मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन विदाउट रिमोर्स एक रूब्रिक लिया था, जो कैंट सर ने हमको दिया है, और वो देखा आपने कि किस तरह से उसकी पूरी लाइफ को कवर करता था। जो भी लाइफ के इंसिडेंसेस थे वो उनको कवर करता था। इसी तरह दोस्तों, साइकोसिस को समझने के लिए आज हम एक सोरियासिस का केस लेंगे और उसमें देखेंगे कि जैसे जो कैंट सर को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने मॉरल्स में गुड मॉरल और बैड मॉरल्स को डिफरेंशिएट किया है और बताया है कि ये गुड मॉरल्स क्या हैं, बैड मॉरल्स क्या हैं। और रिपर्टरी की जब हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसको थोरो स्टडी करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हमको रिपर्टरी में मिलते हैं। बस हमको उनको इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बैड मॉरल को यूज़ किया था और देखा था कि बैड मॉरल से किस तरह से वो पस्चुलर सोरियासिस का केस ठीक हुआ। आज हम इसमें साइकोसिस के साथ साथ इसमें गुड मॉरल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुड मॉरल क्या होता है। जो कि दोस्तों, एफोरिज्म 9 में हैनीमैन सर हमको हार्मनी की बात करते हैं, एक हार्मोनियस प्रोसेस की बात करते हैं। तो कोई भी इमोशन या कोई भी जो लाइफ को चलाने वाला इंजन है, चाहे वो विल पावर है या मेमोरी है या इंटेलेक्ट है, स्पीड है, मॉरल्स हैं, ये सब बैलेंस वे में होने चाहिए। तो विल पावर से संबंधित जो केसेस होंगे आगे चल के हम उनको डिस्कस करेंगे कि विल पावर को हम समझ के किस तरह से ठीक करते हैं। इंटेलेक्ट के लेवल पे मैं आपको केस के थ्रू दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं। स्पीड के बेस पे किस तरह से हम केसेस को ठीक करते हैं। तो उसी तरह से आज जो केस है ये एक गुड मॉरल का है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसके लाइव व्यू में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली और उनके बेस पे हमने क्या रूब्रिक लिए और हम साइकोसिस किसे कहते हैं। दोस्तों, साइकोसिस का मतलब है एक फियर का डेवलप हो जाना, जो इनसिक्योरिटी सोरिक डिफेंस में हम लोगों ने छोड़ी थी, वो इनसिक्योरिटी उसके बड़े होने के साथ साथ विल पावर में और उसके जो बॉडी के जो लाइफ के इंजन्स हैं उसमें आ गई। तो इस पर्सन की जो विल है, अब ये अपनी विल पावर को मैनिपुलेटिवली यूज़ करेगा। जो साइकोटिक पर्सन होगा उसकी विल में मैनिपुलेशन आ जाएगा
इंटेलेक्ट भी इसकी इस तरह की होगी जिसमें कि जैसे एम्बिशन हम लोग पढ़ते हैं कि एम्बिशन फॉर मनी। अब ये व्यक्ति मनी माइंडेड हो गया, अपनी विल पावर को और अपनी इंटेलेक्ट को जो भी चीज़ें यूज़ करता है ये अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गया। अब इसको सब कुछ चाहिए, यानी कि ये इसकी जो विल पावर है वो अब चाहत में आ गई, यानी डिज़ायर्स में आ गई। तो अब ये डिज़ायर्स कब उसकी बढ़ गई, कैसे उसकी बढ़ गई, ये उसको नहीं पता लगता। तो बेसिक जो रहता है इसमें जो इनेट करेक्टर रहता है वो फियर का रहता है कि फियर जो है साइकोसिस का मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इस फियर को कोप अप करने के लिए, यानी कि इस फियर को से निकलने के लिए वो डिफेंस लेता रहता है। तो जैसे उसको डर है कि मेरे पास पैसा कम ना हो जाए, तो वो एम्बिशियस हो गया कि अब जो है मुझे पैसा कमाना है। तो एम्बिशन फॉर मनी, जैसे एक केस हमने वार्ड का डिस्कस किया था स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो उसमें मैंने एक रूब्रिक लिया था एम्बिशन इंक्रीज फॉर मनी। उनका ये मानना था कि मुझे हर सेकंड पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं ये फियर है कि मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं, या उनकी जो बैकग्राउंड थी वो ऐसी थी जिसमें पैसा कम देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा मुझे पैसा कमाना है। तो ये जो बेसिक इसमें जो इमोशन रहता है साइकोसिस में वो फियर रहता है, और फियर को लेकर के फिर सारी विल पावर, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आज हम इस केस में देखेंगे, इनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि इसमें इनकी स्किन पर, पूरी स्किन पर सोरियासिस है, और सोरियासिस में बहुत मोटे मोटे फ्लैक्स बन रहे हैं, जो क्रस्ट हैं वो बहुत मोटे मोटे हैं, और उसमें इनको ईचिंग है, और इनकी पूरी बॉडी को उसने घेर लिया। दोस्तों, जब मैंने इनकी केस टेकिंग करी, तो केस टेकिंग करने के बाद जो मुझे सिम्टम्स मिले जो इनकी डिजीज़ से मैच करते हैं, हमको उन सिम्टम्स को लेना होता है और उसको समझना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन जो प्रॉब्लम है वो एक सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से होती है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति सेपरेट फील करता है तब ये स्किन की प्रॉब्लम फील होती है, शुरू होती है। और ये किस तरह से फिर अपनी स्किन की डेप्थ को लेती है, डिजीज़ स्किन की डेप्थ में जाती है, और फिर ये इस तरह की इनक्यूरेबल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट हैं पस्चुलर सोरियासिस के, मैंने जब इनकी हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और मेरे फादर या फोर फादर वो भी बहुत गरीब थे, मैं भी बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो गरीब जो है ये एक कहीं ना कहीं दोस्तों हम इसको लेते हैं कि नीड की कमी। जैसे हमने सोरा में देखा, सोरिक मैनिफेस्टेशन में देखा फर्स्ट डिफेंस में, कि जो बेसिक नीड है वो एक तो इमोशनल लेवल पे लव की नीड है, और बॉडी के लेवल पे हमको न्यूट्रिशन की नीड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दो तरह की नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। लेकिन जब वो गरीब है तो उसका जो ये वर्ड है, इसका मतलब उसकी कोई भी नीड फुलफिल नहीं है, ना तो इमोशनल नीड और ना बॉडी की नीड। तो इमोशनल नीड यानी कि लॉ ऑफ लव के अकॉर्डिंग जो लव वाला पार्ट है, जो हिडन एनर्जी है लव की, उससे ये दूर होना शुरू हुआ, यानी कि उसकी कमी है, लो फीलिंग है। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। उसी गरीब परिवार में ये बड़े हो रहे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको बढ़ी। तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये जो है गुजरात में एक जॉब के लिए गए, जहाँ इनको ड्राइवर की जॉब मिली, और उसमें माइन में कुछ काम होता था खुदाई का, उसमें ये ड्राइवर थे। वहाँ से इनको स्किन प्रॉब्लम शुरू हुई। तो स्किन चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में आती है, तो इनको जो वहाँ से इन्होंने फैमिली से अपनी से सेपरेशन फील किया और स्किन के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई, और ये प्रॉब्लम धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते इसने सोरियासिस का रूप ले लिया। तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, स्किन की प्रॉब्लम, और दोस्तों इसके बाद देखेंगे कि जो इनसिक्योरिटी थी इनकी, जो नीड को लेकर के, चाहे वो इमोशनल नीड हो या बॉडी नीड हो, वो बढ़ते बढ़ते ऐसी सर्कमस्टांस हुए कि वो फियर में कन्वर्ट हो गई है। अब इनको उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए एक फियर है,
और ये फियर जो है उस स्किन डिजीज़ को और प्रोड्यूस कर रहा है, और उस फियर की वजह से जब इनको स्किन डिजीज़ की क्रिएशन हुई गुजरात में, तो उस फियर की वजह से ये वहाँ से काम छोड़ करके घर पे वापस आ गए। अब जैसे ही ये घर पे वापस आए तो इनकी प्रॉब्लम और बढ़ने लगी, वो फ्लैंक्स और मोटे होने लगे, और इस तरह से ये इसमें आ गए, डिजीज़ से घिर गए। तो फिर इन्होंने इनसे बात करी, तो इन्होंने दोस्तों बताया कि दोस्त, मैं काम करने की मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं इन अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊंगा, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अगर कोई काम नहीं करूंगा तो मेरी काम करने की बहुत इच्छा रहती है, और लेकिन मैं इस डिज़ीज़ की वजह से काम नहीं कर पाता। और फिर मैंने पूछा, जब आप काम नहीं कर पाते तो आपको सेल्फ के लिए क्या फीलिंग आती है? तो उन्होंने बोला, मैं सेल्फ को, मैं एक अपने आप को मैं दिन भर कोसता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता। तो ये जो कोसना है दोस्तों, ये सेल्फ को कोसना, ये एक सिफिलिटिक रूब्रिक है जिसको हम रिप्रोचिंग हिमसेल्फ लेते हैं। और फिर मैंने पूछा, और बताइए अपने इमोशंस के बारे में कि और आप क्या सोचते हैं? बोले, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोसता रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं मर ही गया हूँ, मैं अपने आप को मरा जैसा ही फील करता हूँ। तो ये भी एक बहुत डीप सिफिलिटिक सिम्टम है, डिस्ट्रक्टिव सिम्टम है। तो मैंने इसको लिया डिल्यूजन मर्डर। तो अब इस केस में आप देखेंगे दोस्तों, ये मेरा रनिंग केस है, अभी चल रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम मियाज़मेटिक चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से इसमें मियाज़्म को हमने अप्लाई किया, तो इनके अंदर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो एक रूब्रिक मैंने इनका लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक सीरियसली। तो इस तरह से मैंने इनको रूब्रिक लिया, और मेडिसिन इनको मैंने दी कार्सिनोसिन, और उससे इनकी स्किन में हीलिंग शुरू हुई है, और ये आराम चल रहा है। अब दोस्तों, हम इन रूब्रिक्स को मियाज़मेटिकली अप्लाई करके देखेंगे। चूँकि केस साइकोसिस है, साइकोसिस मतलब फियर इनके अंदर है, और वो फियर स्किन डिजीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है ड्यू टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। और ये सेपरेशन जो शुरू हो गया, जो ये गुजरात चले गए, उससे जो सेपरेशन हुआ उसकी वजह से इनको स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब दोस्तों, जो रूब्रिक डिल्यूजन मर्डर्ड है, वो मैंने लिया इनका, जो इन्होंने कहा मुझसे कि अब मैं अपने आप को मरा ही फील करता हूँ, मरा हुआ महसूस करता हूँ जब ये काम नहीं करता। तो ओवरऑल जब हम इनकी एक थीम बनाते हैं, एक एनालिसिस का बनाते हैं, तो ये पर्सन जो है गिल्ट में है। आप देखेंगे कि गिल्ट है, इनको एक एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस भी है कि काम करना चाहते हैं, काम नहीं कर रहे, उसके लिए अपने आप को धिक्कारते हैं, पछतावा है, और पछतावा इस लेवल का हो गया कि वो मर्डर तक की पहुंच गया कि मैं अपने आप को मरा ही फील करता हूं। तो इसमें आप जब देखेंगे कि जब हम यूनिवर्सल लॉज को अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कहता है कि किसी व्यक्ति की लाइफ के लिए एक निश्चित समय और एक निश्चित प्लेस होता है। तो इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते जिसकी वजह से इनको गुजरात भेजा, लेकिन ये फियर की वजह से फिर वापस आ गए। तो फियर, लोअर इमोशन, इनकी लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट करता है और वापस ले आता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ यूनिवर्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, वो फॉलो नहीं हुआ, इसलिए डिजीज स्टेट आई। इसके बाद दोस्तों, जो फ्लैंक्स हैं, वो फ्लैंक्स काफ़ी मोटे हो रहे हैं, मतलब काफ़ी थिक फ्लैंक्स बन रहे हैं, जो क्रस्ट बन रहा है वो काफ़ी थिक बन रहा है। वो थिकनेस इसलिए है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली ले रहे हैं। जैसे कि हम लाइफ को देखते हैं कि लाइफ बहुत ही सिंपल वे में है, और इसको हम देखते हैं कि मैं सब जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा हूँ, मेरे कंधों पर काफ़ी बोझ है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और ये हमको कहीं ना कहीं इनर फीलिंग को बताते हैं पेशेंट की। तो उसमें दोस्तों, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको ये बहुत सीरियसली सॉल्व करना चाहते हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो इनके जो क्रस्ट हैं उनकी थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फियर, जो फ्लैंक्स बन रहे हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उस जो
फ्लैंक्स है उसकी थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों जो डिल्यूजन मर्डर्ड और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ है वो डिजीज़ के प्रोग्रेशन के लिए है। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो माइंड की डिफेंसेस हैं, जिस तरह से माइंड से ये डिफेंस ले रहे हैं, वो सारी की सारी टुवर्ड्स डेथ के लिए जा रही हैं। तो डिल्यूजन मर्डर्ड का मतलब बहुत डीप इमोशन है जिसको मैंने लिया। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को लेकर के डिल्यूजन मर्डर्ड और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ इनकी डिजीज़ के प्रोग्रेशन के लिए है। तो डिजीज़ उस इमोशन से प्रोग्रेस कर रही है। थिक क्रस्ट बन रहे हैं, जो थिकनेस है, पपड़ी जो बन रही है काफ़ी मोटी बन रही है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बन रही है। एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस उसकी स्पीड को बढ़ाती है, डिजीज़ की स्पीड को बढ़ा रही है। जैसे जैसे वो कंशेंसस है, उनको आत्मग्लानि है इस बात की कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये उनकी स्पीड जो क्रस्ट फॉर्मेशन की स्पीड है उसको बढ़ा रही है। अब दोस्तों मैंने जब इनको कार्सिनोसिन दी उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग एफोरिज्म 253 को देखेंगे जिसमें हैनीमैन सर के कहते हैं कि इट इज़ जो इम्प्रूवमेंट है ये नॉट विजिबल टू ऑल। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसमें आपने देखा हमने ये जो एनालिसिस करी इनके रूब्रिक की, इनके मियाज़ के साथ, ये हमको कहीं ना कहीं डायनेमिक इन्फ्लुएंस को बताती हैं। जो हमने कॉज और इफेक्ट का फिनोमेना अभी समझा एफोरिज्म 11 में, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कॉज और इफेक्ट यानी कि कॉज है रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसका इफेक्ट है थिक क्रस्ट। फियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन डिजीज सोरियासिस, और जो क्रस्ट बन रहे हैं वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से थिक हो रहे हैं। एंजाइटी ऑफ कंशेंसस उन क्रस्ट को और उस डिजीज़ को स्पीड अप करने के लिए है। और जो इनका जो डिल्यूजन मर्डर्ड और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ है उससे नए पैचेस बढ़ रहे हैं। तो जब मैंने इनको कार्सिनोसिन दी और 253 के अकॉर्डिंग मैंने इनको ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन में आया, इन्होंने बताया कि मेरी पपड़ी पहले से पतली हो गई है, नए इरप्शंस मुझे नहीं आ रहे हैं, नए दाने नहीं आ रहे हैं, बस जो मेरे दाने थे वो पहले से फैल गए हैं और मेरी जो स्किन है अंदर से वो कुछ पहले की अपेक्षा हील हो रही है, ईचिंग मुझे कम है। तो इस तरह से दोस्तों जो इंसिपिएंट इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट को तो इम्प्रूवमेंट चाहिए कि उसकी स्किन नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम जब मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो हर सिम्टम को उस मियाज़म से और उसकी डिजीज़ से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें जो एग्जैक्ट फिटनेस आती है वो दवाई एक्यूरेट इनके लिए काम कर रही है, जो सारे सिम्टम्स को एक साथ कोप अप कर रही है, उन सारे सिम्टम्स को एक साथ रिमूव कर रही है। अब थिकनेस कम हो रही है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो इनका सिम्टम है जो माइंड में है उसमें इम्प्रूव हो रहा है। डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं कर रही, यानी ये डिल्यूजन मर्डर्ड और रिप्रोच हिमसेल्फ से बाहर निकल रहे हैं। इसके लिए दोस्तों इसी में हैनीमैन सर लिखते हैं कि जब हम इंसिपिएंट इम्प्रूवमेंट को देखते हैं तो हाइटेंड करेज की बात करते हैं जो माइंड पर है। तो मैंने जब भी इनसे बात करी तो ये मुझे किसी ना किसी फंक्शन में जाते हुए मिले कि आज मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आया हूँ, आज मैं एक फंक्शन में आया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि अब उसको लाइफ में मज़ा आने लगा, यानी कि लाइफ में अब एंजॉय हो रहा है, यानी कि टुवर्ड्स लव जो है उसकी एक फीलिंग बन रही है लव की तरफ, कि अब उसे शादी में जाना अच्छा लग रहा है, दोस्त के यहाँ कोई इनॉग्रेशन पार्टी है उसमें उसको जाना अच्छा लग रहा है। तो ये 253 के अकॉर्डिंग जो है हाइट एंड करेज को इंडिकेट करता है कि अब करेजियस हो रहा है वो पेशेंट। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं ये जो सोरियासिस का केस है ये साइकोसिफिलिटिक है, और ये दो जो सिम्टम्स हमने लिए बेसिकली पूरा गिल्ट में है पेशेंट, जो डिल्यूजन मर्डर्ड और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, ये उनकी सोल के, उनके वाइटल फोर्स के बहुत डीप सिम्टम्स हैं, जो वाइटल फोर्स की एनर्जी को इन्होंने बहुत कम कर दिया है, और इनकी वजह से ये इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों सोरा बेसिक नीड की कमी की वजह से सेंसिटिविटी, और वो सेंसिटिविटी इनसिक्योरिटी पे आगे रुकती है। अगर इस इनसिक्योरिटी को अगर सोरे के स्टेज पर नहीं ठीक किया गया तो फिर ये फियर में तब्दील हो जाएगी, और वहाँ पर विल, इंटेलेक्ट, मेमोरी और जो लाइफ के जो इंजन्स हैं इनको हम लोग टेकअप करते हैं, और
इस तरह से उसको हम केस टेकिंग में चीज़ों को पूछने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनको हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद सिफिलिस में दोस्तों क्या होता है कि अगर इसको फिर नहीं रोका गया, यानी कि ये फियर नहीं रुका, इसकी जो गिल्ट है वो गिल्ट की जो टेंडेंसीज़ हैं और जो डेथ तक ले जा रही हैं उनको अगर नहीं रोका गया तो फिर थर्ड डिफेंस आती है जिसको हम सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये दोनों डिफेंसेस जो सोरिक और साइकोटिक हैं ये सर्वाइवल ऑफ द पर्सन के लिए हैं, इसमें पर्सन सर्वाइव करता है। लेकिन जो सिफिलिटिक डिफेंस है उसमें उस पार्ट का ही डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो उसमें स्पीसीज, यानी कि अगर सिफिलिस हो जाएगी और ह्यूमन स्पीसीज सिफिलिस से सफ़र करेगा तो पूरी स्पीसीज की थ्रेट आती है। इसलिए बॉडी उस पार्ट को अलग कर देना चाहती है जिस पार्ट पर वो सिफिलिटिक इफेक्ट है, और वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को बचा लेती है। तो ये हमारी दोस्तों यूनिवर्सल कनेक्टिविटी हमने देखी। वाइटल फोर्स हमेशा ये चाहता है कि वो सर्वाइव करे, लाइफ जो है सर्वाइव करे, यानी कि लाइफ का जो मेन पैरामीटर है वो टुवर्ड्स सर्वाइवल है। और जो एफोरिज्म 11 में हमने जब पढ़ा उसको, तो उसमें कहा कि जब कोई पर्सन इल होता है, यानी कि जब बीमार होता है, तो उसका जो वाइटल फोर्स है वो अफेक्ट होता है डायनेमिक इन्फ्लुएंस से, जो कि ऐसी एजेंसी से जो लाइफ के लिए एनेमिकल है। तो जब लाइफ के पैरामीटर को आप देखेंगे तो लाइफ की जो नीड है वो सर्वाइवल है, और लाइफ की जो सबसे एनिमिकल एजेंसी है जो लाइफ के लिए वो है डेथ। यानी कि लाइफ को सबसे ज़्यादा लाइफ की जो शत्रु है वो है डेथ, और लाइफ का सर्वाइवल लव में है। तो इसी तरह दोस्तों जितने हमारे रूब्रिक्स हैं रिपर्टरी में जिनमें एवर्जन और डिज़ायर्स हैं, तो डिज़ायर्स बेसिकली लव की हैं और जो एवर्जन्स हैं वो टुवर्ड्स डेथ है। मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो इमोशनल लेवल पे चीज़ें जो है टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन है और वो टुवर्ड्स लव है। तो हमको ये देखना होता है कि हमको उस पर्सन को टुवर्ड्स लव ले जाना है। तो जब डीप डिजीज़ हो जाती हैं जिसमें मियाज़मेटिक चेंजेस हो गए हैं, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि बॉडी को उस पार्ट को डिस्ट्रक्शन करना होता है जिसको हम सिफिलिस कहते हैं। तो इसमें पिछला वीडियो दोस्तों ऑटो इम्यून वाला देखा था हमने, तो उसमें जो उनके हाथ की और पैरों की जो पेशेंट की कंडीशन थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि उसको सर्जन उसको रिमूव ही करना चाहते थे कि इनको निकाल दिया जाए। लेकिन ये हम जानते हैं कि जब तक सिफिलिस माइंड में है तो उन ऑर्गन्स को निकालने के बाद भी वो सिफिलिस नहीं रुकेगी, कुछ समय के लिए ज़रूर उनको लाइफ मिल जाती। तो सिफिलिटिक डिजीज़ को भी दोस्तों हम इसी तरह से जो विल, इंटेलेक्ट, मेमोरी, जो लाइफ के इंजन्स हैं उनको टेकअप करके कंसिडर करके उन चीज़ों को लेते हैं। तो उस केस में हमने बैड मॉरल को देखा था। ये जो एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस है ये बेसिकली गुड मॉरल है, लेकिन गुड मॉरल है और वो गुड मॉरल यूनिवर्सल लॉस को फॉलो नहीं करता। उसकी जो बैलेंसिंग स्टेट है वो ठीक नहीं है, वो हारमोनियस नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो, चूँकि अब आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग की जो क्रिएशन है, उस ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन में हमने देखा कि जो वाटर एलिमेंट है वो माइंड है, जो एयर एलिमेंट है वो अवेयरनेस है, जो फायर एलिमेंट है वो इंटेलेक्ट है, जो अर्थ एलिमेंट है वो बॉडी है, और जो स्पेस एलिमेंट है वो कॉन्शियसनेस है। तो दोस्तों एफोरिज्म 9 के अकॉर्डिंग हैनीमैन सर कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो जिसका हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस किसी भी पर्सन का वो बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपने स्पेस एलिमेंट के थ्रू, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू यूनिवर्स से कनेक्ट रहना चाहिए, यानी यूनिवर्सल फिनोमिनास को समझना चाहिए अपनी कॉन्शियसनेस से। जब वो इन अपने यूनिवर्सल फिनोमिनास को समझेगा अपनी कॉन्शियसनेस से, तो उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जो उसका एयर एलिमेंट है वो बढ़ेगा, और इस अवेयरनेस से वो अपनी फीलिंग और इंटेलेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फीलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटेलेक्ट बेसिकली जो माइंड का पार्ट है,
इंटेलेक्ट जो है वो ईगो को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो हम लोग जब पेशेंट देखते हैं तो समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल पेशेंट हैं, कि कुछ इमोशनल है, फीलिंग्स हैं इनके अंदर। जो इंटेलेक्ट पर्सन्स होते हैं ज़्यादातर ऑब्स्टिनेट हैं, सेंसोरियस हैं, वो किसी भी बात को जो उन्होंने कोई एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर ली उससे वो हटने को तैयार नहीं होते, ऐसे पर्सन्स इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट बेसिकली हमको लोअर इमोशंस में ले जाती है, और जो फीलिंग्स हैं वो हमको टुवर्ड्स अपनी तरफ ले जाती हैं, लॉ ऑफ लव को फील करने में लेती हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यूनिवर्सल जो कनेक्टिविटी है उसको हम अप्लाई करके पेशेंट को पूरी रूप से समझने की कोशिश करते हैं, और उसको जो मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट है वो उसको जब दिया जाता है तो फिर यूनिवर्सल जो लॉज हैं वो फॉलो होते हैं, और उसके अंदर जो हीलिंग होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि वो यूनिवर्स ने उसको बनाया था। तो फिजिशियन का काम अपनी कॉन्शियसनेस हमेशा यूनिवर्सल फिनोमिनास को समझने में लगाना, और उससे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, और बढ़ा करके इंटेलेक्ट और फीलिंग वाले जो पेशेंट हैं उनको डिफरेंशिएट करना, और उनको प्रॉपर मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना। क्योंकि दोस्तों थ्योरी ऑफ मियाज़्म होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को हाईली एडवांस लेवल तक ले जाती है। ऐसी डिजीज़ जिन डिजीज़ को लाइफ के साथ ख़त्म होना है, यानी कि अब उनको ये मान लिया गया है कि अब ये ज़िंदगी के साथ ही जाएंगी, ऐसी डिजीज़ को थ्योरी ऑफ मियाज़्म को अप्लाई करके हम लोग ठीक कर लेते हैं, और यूनिवर्सल उसके अंदर कनेक्टिविटी को समझ के यूनिवर्स उसमें हीलिंग प्रोसेस देता है, और उसको वैसा ही बना लेता है जैसा उसने उसकी रचना करी थी। तो इस थ्योरी को अप्लाई करके हम लोग उसको एक लाइफ देते हैं। उसको जो लाइफ से वो डेविएट हो गया था, जो लाइफ प्रोसेस उसकी चल रही थी उससे वो डेविएट हो गया, तो उसको दोबारा हम उसी लाइफ प्रोसेस में ले आते हैं। अगर हम यूनिवर्सल फिनोमिनास को देखेंगे और हैनीमैन सर की जो थ्योरी ऑफ मियाज़्म है उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें इस तरह से सॉल्व होती हैं। तो इस केस में मैं बीच की पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ इस केस की। अभी ये केस चल रहा है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, और सारी चीज़ों में बदलाव है। तो इस तरह से दोस्तों हमको मियाज़मेटिक एनालिसिस करनी होती है। तो अगले वीडियो में सिफिलिस को हम और समझेंगे। हालांकि एक मेरे पास केस है जो प्योरली सिफिलिटिक है, और सिफिलिटिक रूब्रिक कुछ हमने इस केस में भी समझने की कोशिश करी। तो आगे वाले वीडियो में हम सिफिलिस के बारे में और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।